मान लो कि आपको बोल दिया कि कुछ टाइम बाद में आइस मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद में लिक्विड का जो लेवल है वो अप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या उतना का उतना ही रहेगा। ये ऑप्शन दिया मैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो इस पे नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। और ऊपर क्या लग रहा है सर? बाइंड फोर्स लग रहा है। ये बाइंड फोर्स लग रहा है। दोनों बराबर होंगे। m मास को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी है? ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम किसका है? ऑब्जेक्ट का। g की जगह g। उसके बाद में अपन ने लिया इधर बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स लगता तो ऊपर की तरफ है, लेकिन लगता कितना है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये याद रखने वाली चीज। बाइंड फोर्स होता कितना है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये याद रखना है। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? तो बाइंड फोर्स का मतलब वेट ऑफ लिक्विड, और वेट क्या होता है? mg। दिस इज mg ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड के लिए L लगा देता हूँ। मास को लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लिक्विड और लिक्विड डिस्प्लेस्ड, g की जगह g लगा दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल देते हैं कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था। तो यहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया, ये था रो नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई रो एल। ये था हमारे पास कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है जब ये आइस था। आफ्टर मेल्टिंग क्या होगा? तो हमें पता है कि जो मास पहले आइस का था उतना ही मास वाटर का होगा ऑब्वियसली। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का। इसको क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है? रो नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय रो एल, यानी कि मेल्ट होने के बाद में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतना आ रहा है। और पहले वाले लिक्विड से कंपेयर करें तो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब मेल्ट होने के बाद में भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही है और पहले भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उतना ही था, यानी कि लेवल विल रिमेन सेम। जितना वॉल्यूम पहले था मेल्ट होने के बाद में भी लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही बनेगा। तो जितना